गवर्नमेंट इस तरह के अमेंडमेंट्स कर रही है जिनसे हमें इस बात का पूरा ख़तरा है कि गवर्नमेंट इसके बाद हमारी किसी भी प्रॉपर्टी को, जो मुक़द्दस मुबारक प्रॉपर्टीज़ हैं, मस्जिदें, मदरसे, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और इसके अलावा हमारी दरगाहें, खानकाहें, गवर्नमेंट उनको बग़ैर किसी नोटिस के या हल्के फुल्के नोटिस के साथ अपने कंट्रोल में ले सकती है, अपने कब्ज़े में ले सकती है, मुसलमानों को महरूम कर सकती है। जब इस तरह का कोई एक्ट नहीं है, उसके बावजूद हम देश में देख रहे हैं कि हाल ख़राब है और मुस्तकिल अभी यहाँ पर कभी यहाँ पर एक इशू उठा रहता है। और तो जब कोई किसी एक्ट का सहारा मिल जाएगा, किसी लॉ का, कानून का सहारा मिल जाएगा, फिर क्या होगा मुल्क में कुछ नहीं कहा जा सकता। 84,000 बौद्ध स्तूप थे, वो कहाँ हैं? उनके ऊपर कब्जा कर लिया। ऐसी है मुस्लिम समाज के ऊपर कब्जा कर देना चाहते हैं, उनकी ज़मीन जायदाद के ऊपर। आपके पास में कोई चीज़ है, ये मोबाइल है, मैं चाहूँगी इसमें से मुझे भी बंटवारा दे दो, आप दे दोगी क्या? नहीं दोगी। क्यों नहीं दोगी? आपका ये आपका है। तो ऐसे ही जब मेरी कोई चीज़ है, मेरे बाप बुजुर्गों की है, तो मैं कैसे दे दूंगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं कशिश आपके साथ। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग अलग अलग जगह से पहुंचे और ये प्रदर्शन जो है ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन बिल लेकर आने की बात की जा रही है, उसको लेकर लोगों में अब जो गुस्सा है वो साफ देखने को मिल रहा है। तो हम सीधा बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस पूरे मुद्दे से, इस पूरे बिल से तकलीफ कहाँ पे है, क्या चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अजमल फारूक है। अजमल जी, हम देख रहे हैं कि 2024 में ये बिल लेकर आने की बात की जा रही थी, जनवरी 25 में जेपीसी के पास पहुंचा दिया जाता है, अब पारित होने की बात की जा रही है। जी, ये जो इसी से हमें शिकायत है कि गवर्नमेंट ने जब से अमेंडमेंट बिल को लाने की बात की है, उस वक्त से मुस्लिम लीडरशिप पूरी कोशिश में है और जिस तरह से कानूनी जिस तरह भी हो सकती है, बहुत ही सोबर अंदाज में, बहुत संजीदा अंदाज में ये हमारी लीडरशिप जो है वो गवर्नमेंट से बातचीत करना चाह रही है, अपनी चीज़ें पहुंचा रही है, अपनी बात पहुंचा रही है। 250 पेजेस की एक रिपोर्ट पूरी तैयार करके, अपनी गुजारिशों के साथ तैयार करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसको पहुंचाया सब लोगों तक, लेकिन उस पर कोई अब तक असर नहीं आया। तो जब पानी सर से ऊँचा हो गया और गवर्नमेंट ने इस पार्लियामेंट्री सेशन में लाने की बात की इसको कि अब इसको एक्ट बना दिया जाए, इसको पास करा लिया जाए, तो इसलिए अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज़मीन सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। इसीलिए हम यहाँ पे हैं उनके साथ। ऐसा कहा जा रहा है कि 22 लोग होते हैं कमेटी के अंदर, वक्फ बोर्ड के अंदर, उसमें से 12 जो है वो नॉन मुस्लिम हैं, तो नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, तो ये तकलीफ़ है यहाँ? नहीं, ये पूरी तरह ये भी तकलीफ़ नहीं है। असल मसला देखिए ये है कि अगर गवर्नमेंट मुखलिस हो, मुसलमानों के साथ भलाई करना चाह रही हो, तो वो इस तरह के एक्ट करती, अब तक इस तरह के कदम उठाती जिससे मुसलमानों को लगता कि गवर्नमेंट हमारी वाकई हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को सिक्योर करना चाहती है और ये चाहती है कि मुसलमान उसको पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर सकें। लेकिन अब तक किसी एक चीज़ से हमें नहीं लगा, और बल्कि हमें ये नज़र आ रहा है स्पेशली यूपी में, जहाँ पूरी तरह से जंगल राज बना हुआ है, कि जो मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर गवर्नमेंट के बग़ैर किसी नोटिस के, 5 मिनट पहले के नोटिस के साथ उन पर कब्ज़ा कर लिया जाता है, उन पर हंगामा कर दिया जाता है, बुलडोज़र चला दिया जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट की नीयत पे किसी तरह से इत्मीनान नहीं किया सकता। इसमें महिलाओं को भी जगह दी जाएगी, इस तरीके से कहा जा रहा है? बिल्कुल, महिला लोग राजी है उस चीज़ से? बिल्कुल। आप यहाँ भी देख सकती हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें भी महिलाएं शामिल हैं हमारे साथ, तो उसमें तो हर हाल में शामिल रहेंगी महिलाएं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आप ही के कुछ मौलाना ऐसा कह रहे हैं कि पूरे ही मैटर में, पूरे मुद्दे में दो फाड़ हो रही है, रमज़ान का महीना है, तो शांति से बातचीत की जाए, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? नहीं, जो कह रहे हैं वो लोग, वो 1% भी नहीं है, बल्कि 0.1% भी मुसलमानों में से नहीं है। उनकी अपने विचारों की कुछ मजबूरियां हैं, कुछ लालच हैं, इसलिए वो आके बैठ जाते हैं और चैनल्स पे आके बैठ के बातें करते हैं। वरना मुसलमानों की लीडरशिप यहाँ है, मुसलमान भी यहाँ है, दूर दूर अलग अलग स्टेट से भूखे प्यासे सब लोग यहाँ आए हुए हैं। लीडरशिप में आप देख सकती हैं स्टेट पर जाके सब लोग, अक्सर लोग बूढ़े हैं और बहुत सारी बीमारियों का शिकार है, उसके बावजूद वो रोज़े में भूखे प्यासे यहाँ पर आए हुए हैं। तो मुस्लिम लीडरशिप और मुस्लिम पब्लिक सब यहाँ पर है, टीवी चैनल्स पर नहीं है। हमने देखा है कि उस बिल में ये भी बात कही जा रही है कि आपके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हटा दिया जाएगा, तो इस चीज़ से आप लोगों में नाराज़गी है? बिल्कुल जाहिर बात है, नाराज़गी होनी भी चाहिए कि जब वो मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ हैं तो मुसलमानों को, सबसे पहले मुसलमानों से बात होनी चाहिए, और अब तक यही होता आया है। जितने भी संशोधन हुए हैं अब तक, उनमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों से ही बात हुई और होनी भी चाहिए, चूँकि वो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन यहाँ पे यह है कि मुसलमानों से कोई बातचीत नहीं हो रही है, बल्कि मुसलमान जो बातें कर रहे हैं उनको नहीं सुना जा रहा है, और गवर्नमेंट जो है वो तानाशाही के अंदाज में आगे बढ़ रही है। इस पे हमें ऑब्जेक्शन है। आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 मैंने इसको ज़्यादा पढ़ा नहीं डिटेल में, मैं इसलिए बता नहीं सकता। तो
हम देख रहे हैं कि सरकार के खिलाफ आंदोलन लगातार होते हैं और जंतर मंतर एक ऐसी जगह जहाँ अपनी बात रखने लोग आते हैं। कानों पे जू रेंगती हुई नजर आती है सरकार के नहीं, और इस बार रेंगेगी कि नहीं? हो सकता है न रेंगे, अगर न रेंगेगी तो फिर जाहिर बात है और बहुत सारे विकल्प मुसलमानों के सामने हैं, तो उन पे फिर उनकी तरफ हमारी लीडरशिप जाएगी तो हम उनके साथ जाएंगे। जैसे क्या विकल्प? मेरे ख्याल से एक विकल्प यही हो सकता है कि ये एक प्रोटेस्ट करके रोका ना जाए, बल्कि इसको पूरे मुल्क में फैला दिया जाए। और आज जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये सिर्फ दिल्ली और उसके जो NCR समझ लीजिए आसपास के जो स्टेट्स हैं उनके लोगों का प्रोटेस्ट हो रहा है। एक प्रदर्शन और हो सकता है अभी आने वाले दिनों में? मेरे ख्याल से एक नहीं, कई सौ होने चाहिए अगर गवर्नमेंट के कानों पे जू न रहेंगे तो। हर स्टेट में होना चाहिए और ईद के बाद, रमज़ान के बाद पूरे नेशनल लेवल का प्रोटेस्ट होना चाहिए दिल्ली में। सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि जब एक मुसलमान, इसके वो एक फ़रीक़ हैं, मुसलमानों के वक्फ़ हैं, वो मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ़ की, तो सबसे पहले उनसे बात होनी चाहिए। उनको क्या शिकायतें हैं उनको सुनना चाहिए। 5 करोड़ से ज़्यादा ईमेल्स भेजे गए हैं कमेटी को, पार्लियामेंट्री कमेटी को, लेकिन शायद उसमें से एक मेल भी नहीं देखा कमेटी ने। और 250 से ज़्यादा बहुत ही अच्छे लॉयर्स या एक्स जजेस वगैरह के रिटायर्ड जजेस जो हैं उनके साथ तैयार करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 250 पेजेस की रिपोर्ट तैयार करके भेजी है, लेकिन उसको भी शायद पढ़ा नहीं गया बिल्कुल। और जो एक तानाशाही का अंदाज शुरू से बना हुआ है, भाई ये हो रहा है, ये कर रहे हैं, गवर्नमेंट उस रुख पर चल रही है, इससे हमें शिकायत है। कहीं ना कहीं क्या ऐसा लग रहा है कि धर्म और राजनीति का एक मिश्रण जो है कहीं ना कहीं उसको लेकर एक भावनाएं बदलती हुई जनता के अंदर नजर आ रही है? किसको लेकर? धर्म और राजनीति को जिस तरह से अलग अलग रखा जाना चाहिए था उनको एक तरह से रखा जा रहा है, साथ में इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीति में धर्म को। क्या देखते हैं इसमें? बिल्कुल सही है। हमारी जब से ये गवर्नमेंट आई है 2014 के बाद से, तब से राजनीति पर धर्म ही को छाया जा रहा है, उसे सवार किया जा रहा है, क्योंकि उससे वोट बैंक बहुत आसानी से मिल जाता है, उस पर चीज़ें आसानी से हो जाती हैं और इसमें सबको यूज़ किया जा रहा है। इसमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी किसी का फ़र्क नहीं है, सब यूज़ हो रहे हैं उसमें। तो ऐसी ना पॉलिटिक्स साफ़ है, ना ऐसी पॉलिटिक्स से नेशन का कुछ भला हो सकता है। मैक्सिमम 12 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होने चाहिए, क्या लगता है? मेरे ख्याल से तो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए इतने। गवर्नमेंट के 1-2 हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, लेकिन जब प्रॉपर्टीज़ मुसलमानों की हैं तो उसमें ज़्यादा जाहिर बात है मेजॉरिटी मुसलमानों ही की होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और इस तरह से हिंदू भाइयों की, सिख भाइयों की, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आप कहें वहाँ पे हम एक प्रोटेस्ट करें कि साहब हमें भी उसमें घुसेड़ो, ये तो कोई बात ना हुई। सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, सबके अपने अपने लोग ज़्यादा होने चाहिए उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank जैसा कि आपको मतलब कि अगर देखा जाए तो ये भी कहा जाता है कि देश में माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, ये इल्ज़ाम बहुत बड़ा लगाया जाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि हमने देखा किसान आंदोलन में भी हमने ये देखा कि NRC के केस में भी हमने देखा, महीनों पूरे देश को जो असल मुद्दे हैं देश के, उनसे भटकाकर फालतू की चीज़ों में लगाया जा रहा है। और शायद इसकी बड़ी वजह यही है कि गवर्नमेंट शायद नहीं चाहती कि जो असल मुद्दे हैं वो लोगों के जहनों में आ सकें, लोग उन पर बातचीत कर सकें। और हमारा मीडिया भी आप देखती हैं कि किसी तरह से वो असल मुद्दे पब्लिक के जो हैं, इंडियन पब्लिक के जो हैं, उस पर बात करने को तैयार नहीं है। ना उनको गवर्नमेंट उठाती है, ना कुछ उठाती है। इस तरह के इश्यूज़ में लगाते हैं, कई महीने पब्लिक फंसी रहती है, पार्लियामेंट फंसा रहता है, पैसा ज़ाय होता रहता है नेशन का, और सब जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो खुश रहते हैं। पूरे देश में देखा जाए तो 30 वक्फ बोर्ड है और कहा ये जाता है कि 30 नंबर पे संपत्ति के तौर पे लिखे जाते हैं जो वक्फ एरिया है पूरा। तो क्या ये पूरा मुद्दा संपत्ति का है? पूरा मुद्दा संपत्ति का नहीं कह सकते, ये कई सारी चीज़ें इसमें मिली हुई हो सकती हैं, और हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते सिर्फ संपत्ति कब्जाने का मामला है। बहुत सारे मामले हैं इसमें, वोट बैंक का भी मामला है, और माइनॉरिटीज़ को परेशान करने का भी मामला है, माइनॉरिटीज़ को डराने का भी मामला है। 50 मामले एक चीज़ से जुड़े हुए हैं। सरकार इसको अंडर लेना चाहती है, सरकार क्या करना चाहती है, आप लोग क्या समझ रहे हैं इस चीज़ से? हम जो गवर्नमेंट चाह रही है वही समझ रहे हैं। गवर्नमेंट इस तरह के अमेंडमेंट्स कर रही है जिनसे हमें इस बात का पूरा ख़तरा है कि गवर्नमेंट इसके बाद हमारी किसी भी प्रॉपर्टी को, जो मुक़द्दस मुबारक प्रॉपर्टीज़ हैं, मस्जिदें, मदरसे, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, और इसके अलावा हमारी दरगाहें, खानकाहें, गवर्नमेंट उनको बग़ैर किसी नोटिस के या हल्के फुल्के नोटिस के साथ अपने कंट्रोल में ले सकती है, अपने कब्ज़े में ले सकती है, मुसलमानों को महरूम कर सकती है। जब इस तरह का कोई एक्ट नहीं है, उसके बावजूद हम देश में देख रहे हैं कि हाल ख़राब है, और मुस्तकिल अभी यहाँ पर कभी यहाँ पर एक इशू उठा रहता है। और तो जब कोई किसी एक्ट का सहारा मिल जाएगा, किसी लॉ का, कानून का सहारा मिल जाएगा, फिर क्या होगा मुल्क में कुछ नहीं कहा जा सकता। इससे हमें ऑब्जेक्शन है इस पर। लगता है पारित होगा कि नहीं होगा?
आप लोग क्या करेंगे, अगला कदम क्या रहेगा? हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो अपनी लीडरशिप के साथ हैं। जो लीडरशिप कहेगी हम वो करेंगे। लीडरशिप कहेगी कि यहाँ ईद तक बैठे रहो, हम ईद तक बैठे रहेंगे। लीडरशिप कहेगी ईद नहीं मनाओ, हम ईद नहीं मनाएंगे। ईद यही बनाएंगे। चलिए, नाम क्या है? राजुद्दीन गादरे। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि बिल लाने की कोशिश की जा रही है, आप लोग जंतर मंतर पहुंचे हैं? ये देखिए देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि कोई जीडीपी की बात ना कर ले, कोई इनसे बेरोजगारी की बात ना कर रहे। बेरोजगारों को जो है लूट रहे हैं, और फिर जो है ये उनसे बेरोजगार लोगों को लूट करके, बहन बेटियों को, हमारी बेटों को लूट करके ये जो वसूली कर रहे हैं, तो ये इनसे कोई वो बात ना कर ले कि भाई लीक क्यों हो रहे हैं पेपर। ये बहन बेटियों की जो इज्जत लूटी जा रही है, मणिपुर का कोई सवाल ना कर ले। ये इसलिए हिंदू मुस्लिम का लोगों को गुमराह करते हैं, और अपने जो है इन्होंने शासन सत्ता पर कब्जा किया हुआ है, उसीलिए ये कब्जा जो कोई किया गया है उसकी कोई बात ना कर ले। इसीलिए ये आपस में लड़वा मरवा करके जो देश से काला धन लाने की बात करते थे, हमारा देश का जो उज्जवल धन है उसी को विदेशों में भगा दिया, उसी को देश से विदेशों में कर दिया। इसीलिए ये लोगों से कोई सवाल ना कर ले इनसे, ये लोगों को इस पाखंडवाद में लगा रहे हैं। क्या होली पहले नहीं आई है? जब से देश आज़ाद हुआ तब से, क्या मुझे बतलाइए, क्या होली नहीं आई? अरे ये 14वां करीब जो है, मैं पढ़ रहा था, इसकी डिटेल निकाली तो करीब 13 या 14वां जो है ये जुमा पढ़ा। उससे पहले भी नमाज़ी हुई, उससे पहले भी होली मनाई गई। क्या इन 10 साल में ही जो है हिंदू मुस्लिम खा रहा अपने आप को? अरे जब सब राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री चारों तरफा हिंदू, आज खतरा मुस्लिमों से। सवाल मेरा ये है कि कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड पर राजनीतिकरण मत कीजिए, कौन कर और क्यों कर रहे हैं? अरे भैया, ये राजनीति खेल रही है। हिंदू मुस्लिम की बात ना कर लो, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे लगा दो, देश को लूट लो। जो औरंगजेब ने जो है वो लद्दाख में जो एक वो बहुत बड़ा मंदिर है उसको बचाया था, उसमें जो सोना था वो गायब कर दिया, उसकी कोई बात ना कर ले। उत्तरांचल में हिंदू मुस्लिम खड़ा कर दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड खड़ा कर दिया कि हिंदू मुस्लिम की बात कर ले और वो देश को गुमराह कर दें। अभी पहलवान बेटियों के साथ में क्या हक करा इन्होंने, कोई उनकी बात ना कर ले। जो बेरोजगारी, जीडीपी और ये बहन बेटियों की इज्जत, अत्याचार इतने हो रहे हैं, कोई उनकी बात ना कर ले। इन लोगों का षड्यंत्र है और देश को गुमराह कर रहे हैं। अखंड भारत बनाने के बदले ये देश में गृह युद्ध की ओर ले जा रहे हैं। आज हिंदू मुस्लिम ऐसा चरम सीमा पे कर दिया है कि आज देखिए मस्जिद जो अमन शांति का एक प्रतीक है, जहाँ पत्थर पूजा नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं है, वहाँ बैठ के एक मनन ध्यान होता है, एक पूजा होती है, एक एक्सरसाइज होती है। कहते हैं नाराजगी इसलिए क्योंकि नॉन मुस्लिम्स को भी ऐड किया जा रहा है, महिलाओं को भी हक देने की बात की जा रही है। अरे भैया, क्या जरूरत है यार? एक बात बताओ, आप कौन से मजहब से हो? आपके घर में किसी को मुस्लिम को कह देंगे भाई तुम्हारा हिस्सा ये मुस्लिमों का है? आप बतलाइए मुझे। मुस्लिम अभी ये पुलिस यूनिफॉर्म में है, ये यहाँ पे हमारे जनता के लिए सेवक हैं। क्या मुस्लिमों को लेकर के ये टारगेट करेंगे? अरे ये जनता की नौकरी लेते हैं, मुस्लिम भी टैक्स देता है, एससी भी देता है, ओबीसी भी देता है, सिख भी देता है, ईसाई भी देता है, सब लोग टैक्स देते हैं। लेकिन ये लोगों को गुमराह करके आप बतलाइए किसको हक दे रही हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो इसीलिए इन चीज़ों से अभी बौद्ध मठ देखिए, कहाँ पर? बौद्ध विहार में, बोध गया में, वहाँ ब्राह्मण को पुजारी बना दिया। अरे जब वो बौद्धिस्ट है तो बौद्धिस्ट को दो ना, तो ये नहीं दे रहे हैं, सबके हक अधिकार छीन रहे हैं। इसलिए ये मनुवादी मनुस्मृति को लागू कर रहे हैं। देश को बचाना होगा, अपने देश को समझना होगा, अपने हक अधिकारों को बांटना होगा, अपने भाईचारे को, इंसानियत को, मानवता को बढ़ाना होगा, बचाना होगा। अदरवाइज जो जानवर है उसका मूत जो है उसका बच्चा नहीं पीता है, तुम जानवरों को गोबर और मूत पिला रहे हो, तो ये बतलाइए देश को कौन सी ओर ले जा रहे हैं? जब देश आज़ाद हुआ तो देश में संवैधानिक नियम ये है कि देश में क्या बात करेंगे आप? शैक्षणिक दृष्टिकोण की, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, आप उसकी बात नहीं करते हो। आप अपने देश को गुमराह कर रहे हो। भाई देश को बचा लो, संविधान को बचा लो, सबके इंसानियत मानवता को बचा लो। अदरवाइज आने वाला टाइम, आने वाला कल, जब मुस्लिम नहीं था तो पिछले इतिहास में पहुंच जाओ कि जब मुस्लिम या इस्लाम मजहब नहीं था तब क्या था।
ये वर्ण व्यवस्था कायम आज भी कर देना चाहते हैं। उस टाइम पे भी वर्ण व्यवस्था कायम की थी। इस वर्ण व्यवस्था से बचना होगा। अदरवाइज ऊंच नीच ये कायम करके गरीबी और अमीरी का ये फासला जो होना ख़त्म था उसको आज फिर उसी लेकिन ये वही केंद्र सरकार है जो सबके साथ सबके विकास की बात करती है, तो भेदभाव थोड़ी करेंगे आप लोग। अरे मेरी बहन बतलाइए मुझे, आप बहन हो, आपको हक अधिकार मिलना चाहिए। मणिपुर की जो बहन बेटी है उनको आज तक ये देखने क्यों नहीं गए? बतलाइए मुझे। एक वो वाल्मीकि थी, मनीषा वाल्मीकि, उसके ऊपर कितने अत्याचार हुए, उसको मार दिया गया, बलात्कार हुए, उसका आज तक न्याय नहीं हुआ। अभी एक बच्चे अयोध्या में उसके साथ बलात्कार किया 3 लोगों ने और 40 जगह स्फोट किया गए थे, कांच निकला उसके शरीर में, ऐसे ऐसे काटा गया, उसको न्याय नहीं है। भाई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और जितना भी न्यायालय है उसमें ब्राह्मणवाद है और ब्राह्मणवाद से अंग्रेजों ने कहा था कि ब्राह्मणों से कभी कोई ये न्याय चरित्र के अच्छे नहीं होते हैं, इनसे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती और वास्तव में ये है। और यदि उनकी बात को यदि गौर किया जाए तो इस्लाम मजहब आने से पहले जब गौर करते हैं तो उस टाइम पे वर्ण व्यवस्था थी। उस टाइम पे बताइए स्तन ढकने का हक क्या लड़कियों को था? वो टीपू सुल्तान ने लड़ाई लड़ी थी, तो उसी टाइम पे सबने लड़ाई लड़ी है। अभी जे औरंगजेब गा रहे हैं, औरंगजेब इतना न्यायप्रिय था कि जो जनता से टैक्स आता था, पैसा आता था, वो उससे रोटी नहीं खाते थे। वो अपनी टोपी बुन करके, कुरान पाक लिख करके, उससे जो हक हलाल की कमाई होती थी वो पैसे से अपनी रोटी खाते थे। और आज का जो प्राइम मिनिस्टर है 10-10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो यार? देश को लूट रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? देश को गुमराह कर रहे हो। तो अपने देश को बचा लो, अपने समाज को बचा लो और बहुजन जागेगा और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। 90% का यहाँ का मूल निवासी है जो विदेशी है। पहले लड़ाई हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, आज आने वाला टाइम वही होने जा रहा है। जो विदेशी यहाँ पर मौजूद है, ब्राह्मणवाद, मनुस्मृति लेकर के लगे हुए हैं, उनसे सब लोगों को इकट्ठे एक बार और लड़ाई लड़नी होगी, तब जाकर के सबके हक अधिकार लड़ेंगे, बचेंगे। आज 84,000 बौद्ध स्तूप थे, वो कहाँ हैं? उनके ऊपर कब्जा कर लिया। ऐसी ये मुस्लिम समाज के ऊपर कब्जा कर देना चाहते हैं, उनकी ज़मीन जायदाद के ऊपर। आपके पास में कोई चीज़ है, ये मोबाइल है, मैं चाहूँगी इसमें से मुझे भी बंटवारा दे दो, आप दे दोगी क्या? नहीं दोगी? क्यों नहीं दोगी? आपका ये आपका है। तो ऐसे ही जब मेरी कोई चीज़ है, मेरे बाप बुजुर्गों की है, तो मैं कैसे दे दूंगा? कैसे ले लोगे? ऐसी तो इन्होंने षड्यंत्र किया था। जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे सत्ता परिवर्तन हुआ, तो जो अंग्रेज सत्ता में बैठा हुआ था उससे छीन करके ब्राह्मणवाद पे चली गई। जबकि ओबीसी का कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को 8 वोट मिली थी, लेकिन एक षड्यंत्र किया और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन गए। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे जो है जब चुनाव हुआ तो 67% जो है 70% इन्होंने ब्राह्मणों को टिकट दे दिया। यानी संसद में भी पहुंचने वाला इन लोगों ने अपना ही पहुंचाया, अपना ही बनाया और इसीलिए सबके हक अधिकार छीने। और हक अधिकार से जो इनसे बात करेगा तो ये इन्हें दुख लगता है। कैसे इन्होंने अंग्रेजों को, जब एक ब्राह्मण को फांसी दे दी थी तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी गुल बजा दिया था। ऐसे इन्होंने कश्मीर में जो आतंकवादी लोग थे जो हमला कर रहे थे, समाज की बहन बेटियों की इज्जत को तार तार कर रहे थे, और उन्होंने मस्जिदों से ऐलान कर दिया कि इस तरीके के लोग कश्मीर में नहीं चाहिए। तो इन्होंने सबको कह दिया कि हिंदुओं की जान को खतरा है, हिंदुओं को भगाया जा रहा। तो ये एक क्रोनोलॉजी है। ये देश पे, शासन सत्ता पे काबिज हो रहे हैं। जिस भी पार्टी में है, जिस भी संगठन में है, ये ब्राह्मणवाद का, मनुस्मृति का बोलबाला है। अदरवाइज ये सबको गुमराह करके अपने उस मनुस्मृति को कायम कर देना चाहते हैं। बहुजन समाज के हक अधिकार छीन रहे हैं। और SC ST OBC का जो एक दूसरा रूप है, जो मुस्लिम हैं, SC ST OBC का 99.9% वो इसी देश का मूल निवासी है, इसी से कन्वर्टेड है। तो वो भी एक दूसरे का खून है। तो ये आपस में एक ना हो जाए, ये इसीलिए हिंदू मुस्लिम का टारगेट करते हैं।